लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। तो आप सभी का जोश हाई है, बिल्कुल आप सभी को अब खुदा पे भरोसा रखना है और अपने हौसलों पर, फिर आपका जो कोई भी लक्ष्य है आप उसे हासिल कर लेंगे। तो इसी के साथ जो है आप सभी अपने तैयारी के लेकर काफ़ी मेहनत करते रहें। अगर आप अपने परिश्रम पे विश्वास रखते हैं, अपने मेहनत पे विश्वास रखते हैं, तो आप के लिए कोई भी काम टफ नहीं है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज 29 देखेंगे। इससे पहले 28 सीरीज तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे सुबह में डेली करेंट अफेयर सुबह के 6 बजे और शाम में स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज 7 बजे मिलेगा। आप सभी जरूर जुड़ें। शाम के 7 बजे और सुबह में 6 बजे आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो सभी लोगों को शामिल करें, जल्दी से आप सभी क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें, और जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, और बाकी लोग शेयर करते रहें, लाइक शेयर करें, और सभी लोग क्लास को शेयर करें, सभी लोग शेयर करें और सभी लोग जुड़ें। सभी लोगों को समय दिया गया है शाम के 7 बजे। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो सभी लोग जुड़ें। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सब कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन रहते हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी लोग जुड़े और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने डाउट को क्लियर करें, अपने तैयारी को रिवाइज करें। तो सभी लोग शामिल हों और अपने दोस्तों को भी आप सभी जोड़ें। जितने लोग हैं सभी लोग अपने दोस्तों को भी जोड़ें और सभी लोग को शामिल करें। कंपटीशन ज़्यादा होगा, मज़ा उतना ही अधिक आएगा। तो सभी लोग शामिल हों, जल्दी से सभी लोग जुड़े और लाया जाए आपके लिए क्वेश्चन। आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग जो है देखते हैं। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन जो है वो ज्वार भाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आज हम लोग ज्वार भाटा यानी कि टाइड देखेंगे। तो सभी लोग जो है वो कुछ समय तक एनर्जी बनाए रखेंगे, क्योंकि आज जो है वो ज्वार भाटा काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप सभी को देखना है। तो सभी लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ा गए तो फिर सब जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आज हम लोग टाइड्स देखेंगे, ज्वार भाटा देखेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। यानी कि ज्वार भाटा तो सबसे पहले हुआ कि कहाँ आता है, तो यही क्वेश्चन से यहाँ पर क्लियर हुआ कि ये महासागर में, यानी कि महासागरों में ज्वार भाटा देखने के लिए मिलता है। तो किस कारण से इसका उत्पत्ति होता है? 1 नंबर ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, बी है आपका अभिकेंद्रीय बल, सी है अपकेंद्रीय बल, और डी है सभी। यानी कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो ध्यान रखेंगे कि महासागरों में उत्पत्ति में जो है वो गुरुत्वाकर्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्वार भाटा के उत्पत्ति में सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर लगती है, तो उससे जो है वो अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी का परिणाम आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप।
अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, यानी कि जो गोलार्ध, पृथ्वी पे दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ती है, यानी कि सामने पड़ती है, वहां चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है, ध्यान रखेंगे। और उसके फलस्वरूप उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर अगर बात किया जाए तो पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख यानी कि विपरीत पड़ते हैं, वहां पर अपकेंद्रीय बल का परिणाम जो है वो चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है, फलस्वरूप वहां निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो इसी कारण है कि प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा का अनुभव किया जाता है। तो आपका जो है वो महासागरों में ज्वार भाटा जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये तीनों के परिणाम हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। ज्वार भाटा में इसे ध्यान रखेंगे कि तीनों का प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का यह क्वेश्चन क्लियर होगा। आपका अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उस दिन पृथ्वी पर आती है। तो क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो, ठीक है। जैसे मानते हैं कि आपका जो है यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर आपका जो है वो पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा। तो अगर जो है ये तीनों एक सिद्ध में है, इस तरह है, तो आपका जो है वो क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो पृथ्वी पर बृहद ज्वार अनुभव किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित आकर्षण बल जो है वो पृथ्वी पर लगता है। यानी कि जब तीनों एक सिद्ध में, तो चंद्रमा और सूर्य का जो है वो ज़्यादा प्रभाव आपका पृथ्वी पर पड़ता है। इसके वजह से उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में हो, यानी कि एक लाइन में हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस दिन पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार अनुभव किया जाता है। ध्यान रखना है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वी है और यहाँ पे अगर सूर्य है और यहाँ पर आपका चंद्रमा है, तीनों जब एक सिद्ध में हो गए तो इसी को आपका दीर्घ ज्वार कहा जाता है, यानी कि बृहद ज्वार कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब तीनों एक सिद्ध में होंगे तो उस दिन बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, ध्यान रखेंगे, तीनों अगर जो है एक दूसरे आपका जो है वो समकोण बनाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा पृथ्वी, देखिएगा इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। जैसे ये हमारा जो है वो अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ से हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को कि देखिए ये हमारा जो है वो अर्थ हो गया। तो अर्थ हो गया, तो इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे, अपने अर्थ को तो जरूर पहचानते हैं। कितने डिग्री पर झुकी हुई है हमारी अर्थ, अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है? सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है। बिल्कुल सभी लोग आंसर करें। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। तो आपका जो है वो पृथ्वी, ये देखें, अब आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है वो सूर्य और चंद्रमा कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस स्थिति में जो है जब 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, इसी दिन लघु ज्वार होता है, क्योंकि चंद्रमा एवं सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर अलग अलग दिशा में होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इधर जो है वो चंद्रमा का प्रभाव है, तो ये अपने ओर आकर्षित कर रहा है, और यहाँ पे सूर्य अपने ओर आकर्षित कर रहा है। तो अलग अलग दिशाओं में
अलग अलग दिशाओं में प्रभाव पड़ता है। इसके वजह से इस दिन लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, तो उस दिन पृथ्वी पर लघु ज्वार, और जिस दिन आपका कह सकते हैं कि इस तरह से तीनों एक सिद्ध में हो गए, जैसे ये हमारा पृथ्वी था, ये तीनों एक सिद्ध में हो गए, तो इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो दीर्घ ज्वार अनुभव किया जाएगा। जब तीनों एक सिद्ध में हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो सूर्य, यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर आपका अर्थ है, सॉरी यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर सूर्य और ये अर्थ है, तो जब तीनों एक सिद्ध में है, एक लाइन में है, तो दीर्घ ज्वार, और जब 90 डिग्री के एंगल बनाए तो उसे जो है लघु ज्वार कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार क्लियर हो गया होगा। क्या आप सभी का जो है दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार क्लियर हुआ? बिल्कुल इस तरह से जो है आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। अगर आप जो है वो सब्जेक्टिव पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पूरा रिकॉल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक चीज और आप समझे, ज्वार किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागर एवं सागर के जल नियमित रूप से ऊपर उठते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर लगती है, इसके वजह से सागर एवं महासागर के जल जो हैं वो ऊपर नीचे उठते रहते हैं, तो या फिर नीचे गिरते हैं। अगर एक तरफ ऊपर उठेंगे तो दूसरी तरफ लाजमी है कि नीचे गिरेंगे। तो इस क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही महासागरों एवं सागर के जल ऊपर नीचे उठते गिरते हैं। इसी क्रिया को जो है ज्वार भाटा कहा जाता है। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि महासागरों एवं सागर में जल तल में चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न जो उतार चढ़ाव हुआ, इसी को आपका ज्वार भाटा कहा जाता है। और इसमें जो है वो ज्वार जो आती है, इसमें हम बात करेंगे तो चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होता है। पृथ्वी पर ज्वार आने में जो है वो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव लगभग 2 गुना अधिक हो जाती है, ध्यान रखेंगे, लगभग 2 गुना अधिक हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो है ज्वार भाटा आता है तो किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, सूर्य या चंद्रमा का? तो ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा प्रभाव जो है वो चंद्रमा का है, क्योंकि सूर्य से निकट चंद्रमा होती है। इसके वजह से लगभग 2 गुना अधिक, ध्यान रखेंगे, 2 गुना अधिक जो है वो आपका प्रभाव पड़ता है किसका? तो चंद्रमा का अधिक पड़ता है सूर्य की अपेक्षा। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर ज्वार आने से सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव लगभग 2 गुना अधिक पड़ती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ज्वार भाटा किसका प्रभाव अधिक होगा, तो चंद्रमा का होगा। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, दीर्घ ज्वार कब आती है? अब इसका आंसर करें। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घ ज्वार कब आएगी। 1 नंबर ऑप्शन है अमावस्या, बी है पूर्णिमा, सी A+B और डी महीने में 2 बार अष्टमी तिथि को। तो दीर्घ ज्वार कब आती है? दीर्घ ज्वार कब आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी लोग बताएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं, दीर्घ ज्वार कब आती है? बिल्कुल इसका आंसर सी होगा, अमावस्या एवं पूर्णिमा को, यानी कि महीने में 2 बार अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार अनुभव किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लघु ज्वार कब आएंगे। अभी तो हम लोग देखें कि दीर्घ ज्वार कब आएंगे, तो देखें कि अमावस्या एवं पूर्णिमा को जो है वो दीर्घ ज्वार आते हैं। तो आपका लघु ज्वार कब होगा? तो आप सभी इसका आंसर कर सकते हैं। आप सभी को जो है वो ऑप्शन पकड़ने का अब आदत हो गया होगा, आप सभी जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। सभी लोग कमेंट करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, सभी लोग आंसर कमेंट करें। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी शाम के 7 बजे और सुबह में 6 बजे कहीं भी रहिए, लेकिन आप जरूर आएँ और अपने तैयारी को रिकॉल करें। आप फिर से जो है वो एक बार लाइव चैट में जितने क्वेश्चन जाते हैं सभी का आंसर करें, उसके बाद फिर से 1-2 बार इसे रिकॉल करें। देखिएगा आपका तैयारी बोलेगा, आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तैयारी करें कि आप जो है वो एग्जाम में बैठे तो एग्जाम आपसे डरे, ना कि आप एग्जाम से डर जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी मेहनत करें। आपके लिए मैं इतना अच्छा क्वेश्चन लाता हूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर करें। तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो नौकरी लेनी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो ज़रूर फॉलो करेंगे। आज से ही शुरू करें, देखिएगा कि नतीजा बेहतर आएंगे।
तो इसका आंसर करें, बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। महीने में 2 बार अष्टमी तिथि को लघु ज्वार आती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अगला है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आप जो है वो जमीन पर बैठकर आसमान ना देखें, बल्कि मेहनत करें, अपने पंखों को खोलें, जमाना सिर्फ उड़ान देखती है। आप सफल होंगे तो जो है आपको जमाना देखेगी, अगर आप असफल होते हैं तो फिर आप फेलुअर हैं, आपको जमाना नहीं देखेगी। इसलिए आप दुनिया उड़ान देखती है तो आप उड़ना शुरू करें। अभी शांति से जो है शांत होकर तैयारी करें, आपका तैयारी बोलेगा, और जब आप उड़ेंगे तो जमाना देखेगा। तो इस तरह से आप मेहनत करें, खामोशी से मेहनत करें, देखिएगा कि आपकी सफलता जो है शोर मचा देगी। तो इस तरह से जो है वो मेहनत करें अभी खामोशी से, ताकि आपकी सफलता शोर मचाए, लोग आपका एग्जाम्पल पेश करें। तो मैं चाहता हूं कि आप वैसा करें ताकि जो है वो एग्जाम्पल पेश हो। तो आप सभी जो है वो तैयारी के लेकर हमेशा जो है तत्परता दिखाते रहें, ताकि आप अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जरूर समझते हैं, आप सभी मैच्योर हो चुके हैं, आप सभी बच्चे नहीं हैं, आप सभी अपने तैयारी के लेकर काफ़ी जो है वो उत्सुकता दिखाते हैं, और इसी तरह से जो है वो आप मेहनत करते रहें, आप सफल होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर एक ही समय में आने वाले ज्वारों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं। 1 नंबर ऑप्शन है सम ज्वार रेखा, सेकंड है सम दाब रेखा, सी है सम भार रेखा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानचित्र पर एक ही समय में आने वाली ज्वारों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आपका सम ज्वार रेखा, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। मानचित्र पर एक ही समय में आने वाली ज्वारों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो सम ज्वार रेखा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आती है, यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आती है। 1 नंबर ऑप्शन है फंडी की खाड़ी, सेकेंड है मिशिगन झील, थर्ड A+B और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर करें सभी लोग आंसर करें कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आती है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फंडी की खाड़ी। ध्यान रखेंगे, फंडी की खाड़ी अमेरिका कनाडा में, तो सबसे ऊंचा ज्वार यहीं पर आती है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है, ध्यान रखेंगे, आपका 15 मीटर हो जाती है। यानी कि फंडी की खाड़ी में जो ज्वार आती है इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आती है, आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे नीचा ज्वार आती है। विश्व में सबसे नीचा ज्वार आती है कहाँ। ऑप्शन है फंडी की खाड़ी, मिशिगन झील, कोलकाता बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे नीचा ज्वार आती है, सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। विश्व में सबसे नीचा ज्वार आती है तो इसका आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। मिशिगन झील भी आपका यूएसए में है, और यहाँ पर सबसे जो है वो नीचा ज्वार आता है। और इसकी जो है वो ज्वार की ऊंचाई अगर देखा जाए तो आपका 5 सेंटीमीटर से लेकर 2 इंच तक होती है। 5 सेंटीमीटर से लेकर जो है वो 2 इंच तक होती है, ध्यान रखेंगे, 5 सेंटीमीटर से लेकर 2 इंच तक इसकी ऊंचाई होती है। जबकि फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर तक होती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन है कोलकाता बंदरगाह, बी है मुंबई बंदरगाह, सी विशाखापत्तनम बंदरगाह और डी सभी। तो निम्न में भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापत्तनम या सभी। आंसर करें, फंसना नहीं है क्वेश्चन में, डी देखकर जो है गलती मत कर बैठिएगा आप सभी। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। भारत के हुगली नदी में हमेशा ज्वार भित्ति का निर्माण होता है। इसी ज्वार भित्ति के कारण जो है समुद्री जहाज कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से कोलकाता बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वही अगर हम बात करते हैं तो आपका लंदन बंदरगाह, लंदन में जो बंदरगाह है वह भी एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो लंदन बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है और भारत का कोलकाता बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। जबकि आपका विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, इसको अगर बात किया जाए तो यह सबसे गहरा बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह सबसे पुराना, जो कि न्याय सेवा बंदरगाह है, ये सबसे पुराना बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है भारत के। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार से लाभ है, यानी कि ज्वार से क्या लाभ है। ज्वार जब आती है तो इससे क्या प्रॉफिट है। 1 नंबर ऑप्शन है कि बंदरगाहों का जल नहीं जमता। ये बिल्कुल सही है कि जब ज्वार आते हैं तो बंदरगाहों के जल जमा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसको हटा देते हैं जब ज्वार आते हैं। तो ज्वार से जल विद्युत पैदा किया जाता है। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अगर ज्वार का देखा जाए तो जल विद्युत पैदा किया जाता है ज्वार से। तो ये भी आपका सही है। नदी का मुहाना साफ हो जाता है। बिल्कुल, जब ज्वार आते हैं तो नदियां में उसकी जल प्रवेश करती है, तो इस तरह से नदियां की मुहाना जो है वो साफ हो जाते हैं, नदी के मुहाने साफ हो जाते हैं। और नेक्स्ट है कि जल प्रोतों का आवागमन आसान है, यानी कि जल प्रोत जो भी आपका जो है वो जल प्रोत हैं, ज्वार के कारण उनका आवागमन आसान हो जाते हैं। आपका समुद्र से नदी में और नदी से समुद्र में आसानी से जो भी जल प्रोत होते हैं वो समुद्र से आसानी से जो है वो नदियों में चल जाती है। जैसे आपका भारत का ज्वारीय बंदरगाह जो है वो कोलकाता बंदरगाह है, और वहाँ पे जब ज्वार आते हैं तो हुगली नदी में आपका जो है वो क्या बोलते हैं जल प्रोत आसानी से चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है जल प्रोतों का आवागमन काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि सभी ये सब प्रॉफिट है ज्वार से। बंदरगाहों का जल नहीं जमता, ज्वार से जल विद्युत पैदा होता है, नदी का मुहाना साफ हो जाता है और जल प्रोतों का आवागमन आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये सारा पॉइंट आपको प्रॉफिट है ज्वार से। अगला क्वेश्चन है आपका कि महासागरीय जल का वायु, महासागरीय जल के वायु के घर्षण क्रिया के द्वारा ऊपर नीचे उठना या गिरना क्या कहलाती है। यानी कि जब महासागरीय जल के वायु के घर्षण क्रिया के द्वारा वो या तो ऊपर उठता है या फिर नीचे गिरता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर ज्वार, सेकेंड थर्ड तरंग है, और आपका जो है बी नंबर इसका ऑप्शन छूट गया है। तो इसे जो है आप कर लेंगे, जो है वो छोड़ दीजिए, इसको कोई ना भी कीजिएगा, इतना ही में आप सभी आंसर करें। जितना है इतने, अगर करना है तो इसे भाटा भी कर सकते हैं। ऑप्शन अगर जो है वो हम ऐड करते हैं तो इसमें आपको भाटा को ऐड कर देते हैं। तो आप सभी अब इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। महासागरीय जल का वायु के घर्षण क्रिया के द्वारा ऊपर नीचे उठना या गिरना क्या कहलाता है। ऊपर नीचे उठना या गिरना क्या कहलाता है। तो यह आपका आंसर सी हो जाएगा इसका, तरंग। यानी कि वायु के घर्षण क्रिया के द्वारा ऊपर उठना या नीचे गिरना आपका तरंग कहलाता है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर होगा आप सभी का ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तरंग के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। यानी कि जब ऊपर नीचे होते हैं तरंग तो उसके ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन है ऊर्ध्व, सेकेंड है गर्त, सी है तरंग की लंबाई और डी है तरंग की ऊंचाई। तो सभी लोग इसका आंसर करें। तरंग में ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है। तरंग में ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें जितने लोग हैं। तरंग में ऊपर वाले भाग को ध्यान रखेंगे ऊर्ध्व कहा जाता है, यानी कि 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्व कहा जाता है तरंग वाले ऊपर वाले भाग को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग के नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है। तरंग के नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्व, सेकेंड है गर्त, थर्ड है तरंग की लंबाई और फोर्थ है तरंग की ऊंचाई। तो तरंग में नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है। ऊपर वाले भाग को ऊर्ध्व कहा जाता है, तो नीचे वाला भाग को क्या कहा जाता है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा गर्त, यानी कि तरंग में नीचे वाले भाग को गर्त और ऊपर वाले भाग को ऊर्ध्व कहा जाता है। तो ये 3 तरंग से क्वेश्चन थे, अभी तक क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि 2 ऊर्ध्व के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बन रहा है आप सभी से। नाभि अगर आपका जो है वो सही हो तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप
इसको मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको सिखाया जा सके। अभी हम सिखा रहे हैं, आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। जितना अधिक हो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप सीखें। अगर आप सीखते हैं, आप बने रह जाते हैं इस क्लास में, तो देखिएगा कि आने वाला समय में आप कितना बेहतर कर सकते हैं। अभी हम ला रहे हैं आपका जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे ही टॉपिक वाइज खत्म होगा उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से आपका जो है मिक्स क्वेश्चन सभी जगह से रहेंगे, तब आपको प्रॉफिट पता चलेगा कि हम जो पढ़े थे उससे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आपको घबराना नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। अगर आपसे सही हो रहा है तो अच्छा है, और नहीं सही हो रहा है तो और अच्छा है कि आप सीख रहे हैं। तो आप सीखने के उद्देश्य से अभी जो है क्लास कीजिए, और जब सीख जाएंगे तो फिर समझिए कि आप बेहतर कर सकते हैं। आप देखिएगा आने वाला समय में 2-3 महीना बाद आपका इसका रिजल्ट पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। तो आप अभी जो है वो सीखने के उद्देश्य से क्लास करें, ना कि आप देखिए कि मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये नहीं सोचना है। हाँ, सही गलत अगर देखना है तो आप एक काम करें, अभी लाइव चैट में आप सभी आंसर का कमेंट करें, उसके बाद फिर इसे देखें, और फिर देखने के बाद आप जो है फिर से इसका कमेंट करें प्रत्येक क्वेश्चन का। तब आप काउंट करें कि आप 15 या 16 में से कितना सही किए। तब आपका अगर गलती होता है तब आप कहें कि जो है हमसे कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। तो इस तरह से अभी आपको पहला क्लास जो कर रहे हैं उसमें सीखने के उद्देश्य से करें, दूसरा जो है करें तो उसमें आप टेस्ट के तौर पर ले सकते हैं और अपने आप को जांच कर सकते हैं। तीसरा बार जब देखें तो उसमें और अच्छा से अपने आप को जांच सकते हैं। तो इस उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़े, देखिएगा कि आप बेहतर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप ईमानदारी पूर्वक अगर जो है क्लास को फॉलो करते हैं तो आप बेहतर करेंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस ईमानदारी पूर्वक आप बने रहें, डेली 1 घंटा समय दे यूट्यूब पे। यहाँ पे जो है आपको फैक्ट क्वेश्चन लाया जाता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही लाया जाता है। हर क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करते हैं ताकि आपको जो है वो सिखाया जा सके, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया जा सके। तो इस तरह से आप सभी सीखे, घबराना जरा सा भी नहीं है। आप घबरा जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, घबराना नहीं है, बस आपको बने रहना है। आप बने रहें, मैं चैलेंज देता हूं कि आपको कोई नहीं रोकेगा सफल होने से। तो इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। तो सभी लोग इसका आंसर करें। 2 ऊर्ध्व के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्व बोला जाता है, गर्त बोला जाता है, तरंग की लंबाई या फिर तरंग की ऊंचाई। तो 2 ऊर्ध्व के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? सभी लोग आंसर करें। 2 ऊर्ध्व के बीच के दूरी को जो है, जैसे ये 2 ऊर्ध्व की बीच की दूरी जो है क्या कहलाएगा? तो आपका तरंग की लंबाई कहला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये 2 ऊर्ध्व के बीच के दूरी आपका क्या कहलाएगा? तो तरंग की लंबाई कहलाएगी। ये पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। और अगला क्वेश्चन है कि गर्त से ऊर्ध्व के बीच की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग देखे क्वेश्चन में कि ऊपर वाले भाग को ऊर्ध्व कहा जाता है और नीचे वाले भाग को गर्त कहा जाता है। तो ऊपर वाले भाग ऊर्ध्व कहलाया और नीचे वाला भाग गर्त कहलाया। तो फिर ये बीच की ऊंचाई जो हुआ इसे क्या कहा जाएगा? तरंग की ऊंचाई, तरंग की लंबाई, गर्त या फिर ऊर्ध्व? तो इसे कहा जाता है आपका तरंग की ऊंचाई। ध्यान रखेंगे, यानी कि गर्त से ऊर्ध्व के बीच की ऊंचाई जो होगी उसी को तरंग की ऊंचाई कहलाएगी। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी का क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे ऑप्शन लाते हैं ताकि आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट बना दिया जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आपके लिए, सभी लोग आंसर करेंगे। 2 ज्वारों के बीच का समय होता है, 2 ज्वार के बीच का समय कितना होता है? ऑप्शन है आपका 12 घंटा 26 मिनट, बी है 24 घंटा, आपका जो है 10 घंटा 20 मिनट, और इनमें से कोई नहीं। तो 2 ज्वारों के बीच का समय कितना होता है? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। 2 ज्वार के बीच का समय कितना होता है? ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 ज्वारों के बीच का समय, बिल्कुल इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा 12 घंटा 26 मिनट। किसी स्थान पर प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट पर ज्वार का अनुभव किया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक स्थान, किसी भी स्थान है जहां पर ज्वार आते हैं तो प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट पे ज्वार का अनुभव किया जाता है। यानी कि 2 ज्वारों के बीच का समय कितना हुआ?
तो 12 घंटा 26 मिनट हुआ। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दो ज्वारों के बीच का समय कितना होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट, दो ज्वारों के बीच का अंतराल यही समय होता है। तो ये ज्वार काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन यही आप ऐड करेंगे, छूट गया है, कि पृथ्वी पर ज्वार आने में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव अधिक होती है, और चंद्रमा की प्रभाव जो है वो सूर्य की अपेक्षा लगभग 2 गुना अधिक होती है। ध्यान रखेंगे 2 गुना अधिक होती है। तो ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे कि पृथ्वी पर ज्वार आने में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव लगभग 2 गुना अधिक होती है। तो ये एक क्वेश्चन हम नहीं नोट कर पाए थे, तो आप सभी इसे नोट कर लेंगे कि पृथ्वी पर जो है वो ज्वार आने में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव 2 गुना अधिक होती है, यानी कि चंद्रमा का प्रभाव ज्वार आने में सूर्य की अपेक्षा अधिक होती है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए आज जो है वो सवाल हमारा जवाब आपका में आपके लिए जो क्वेश्चन था उसे देख लेते हैं। तो पवन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी पीछे क्लास कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर होगा। पवन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन था 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो पवन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी पीछे पढ़ लिए होंगे, और जो लोग नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियो देखें, और जो लोग देख भी लिए हैं वो भी रिकॉल करें, क्योंकि बहुत अच्छा से हम पवन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए हैं। तो आप सभी उसे बार बार देखें, इससे आपका पूरा पवन क्लियर हो जाएगा। तो पवन 3 प्रकार के, अस्थाई पवन, अस्थाई पवन और स्थानीय पवन, तो ये सभी को हम लोग अच्छा से देख चुके हैं। आप सभी एक बार पीछे के वीडियो स्टार्टिंग से रिकॉल करें। मैं डेली कहता हूं कि आप इस तरह से रूटीन फिक्स करें कि डेली हमको 3-4 वीडियो पीछे वाला देखना है, तो आप डेली उतना समय दें कि जो है वो हम डेली 4 वीडियो पीछे से देख रहे हैं और आज वाला देख रहे हैं। इससे आपका पूरा रिकॉल होते चला जाएगा और आप बेहतर कर लेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करें। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली कौन पवन है? बिल्ली बिल्ली पवन है गर्म, ठंडी या दोनों? इनमें से कोई नहीं। सभी लोग का आंसर करना है। जितने लोग हैं सभी लोगों का आंसर करना है कि बिल्ली बिल्ली कैसी पवन है। तो आज यहीं तक, आज आपके लिए हम 16 क्वेश्चन और एक जो है वो सवाल हमारा जवाब आपका, लेकिन ये मात्र 16 क्वेश्चन नहीं थे। आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो 50+ क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको प्रत्येक ऑप्शन बाय ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि आपके पास एक स्टॉक हो और जब आप एग्जाम में बैठें तो आप बेहतर कर सकें, आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहे। तो इस उद्देश्य से आप तैयारी करें और सभी लोगों को लाएं, जितने दोस्त वगैरह हैं आपके सभी लोग को लाएं, और आप कंपटीशन पैदा करें। यहाँ पे कंपटीशन जब होगा तो मजा उतना ही ज्यादा आएगा। तो आज यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप सभी जरूर कमेंट में बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक। इस बीच जो है आप रिकॉल करते रहें पीछे वाले वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट।